नमस्कार साथियों, मैं आर के सैनी आपका इस क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा मैंने पहले की क्लासों में पढ़ाया है कि वाल्मीकि जी ने इस शक्ति के लिए मरुकांता शब्द का प्रयोग किया था। वाल्मीकि जी का आश्रम और लवकुश की जन्मस्थली सीताबाड़ी 12 के अंदर है। सीताबाड़ी 12 के अंदर ज्येष्ठ की अमावस्या को मेला पड़ता है, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर डूंगरपुर को कहा जाता है, जहां पर माघ पूर्णिमा को मेला पड़ता है। संत मावजी ने वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। संत मावजी को पागल संत भी कहा जाता है। उन्होंने चोपड़ा ग्रंथ लिखा है। साबला गांव डूंगरपुर के अंदर उनका जन्म होता है और साबला गांव डूंगरपुर से संत मावजी की रजत प्रतिमा वेणेश्वर धाम पहुंचती है। तभी वहां पर माघ पूर्णिमा को मेले का प्रारंभ होता है। राजस्थान में सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम है सोम, माही और जाखम नदियों का। राजस्थान के अंदर जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों के अंदर सबसे बड़ी जनजाति मीणा है, जयपुर में निवास करते हैं। भील उदयपुर में निवास करते हैं। गरासिया सिरोही में निवास करते हैं। सहरिया शाहबाद और किशनगंज पंचायत समिति 12 में निवास करते हैं। दामोर सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर में निवास करते हैं। सांसी और कंजर भरतपुर में निवास करते हैं और पठौड़ी कोटा तहसील उदयपुर में निवास करते हैं, जो राजस्थान के सबसे निरक्षर तहसील है। सीता माता का मंदिर और लवकुश नाम के गर्म व ठंडे पानी के जो झरने हैं, वो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जो है, इसकी मुख्य विशेषता है उड़न गिलहरियां। इसे उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में मसोवा कहते हैं। इसे चीतल की मातृभूमि कहा जाता है। यहाँ पर रात्रि में विचरण करने वाला जीव पेंगोलिन पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में आडाहुला कहते हैं। हिमालय के बाद दुर्लभतम औषधियां सिंदूर और सागवान के पेड़ सीता माता अभ्यारण्य की विशेषता है। यहाँ पर पेड़ों की कोठरी में रहने वाले मेंढक पाए जाते हैं और यूबलेरिस नामक एक बहुत ही सुंदर छिपकली भी अपने सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। सीता माता अभ्यारण्य जो है, इसमें जाखम, करमोई, नालेश्वर और सीता माता नाम की नदियां इसमें से होकर प्रवाहित होती है। राजस्थान का एकमात्र रावण मंदिर, जैसा अपन ने बात की थी, मंडोर जोधपुर के अंदर है। मंडोर प्राचीन समय में प्रतिहारों की राजधानी रही, फिर राठौड़ों की पहली राजधानी रही। मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल स्थित है और राजस्थान का प्रथम विधि विश्वविद्यालय भी मंडोर में है। मंडोर में जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां स्थित है, जिन्हें देवल कहा जाता है। राजस्थान में एकमात्र लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में, विभीषण मंदिर केथुन कोटा के अंदर और दाढ़ी मूछों वाले बालाजी सालासर चूरू के अंदर है। मुछला महावीर गाणेराव पाली के अंदर है। मैंने धीरे धीरे आपको आगे समझाने की कोशिश की थी। उसमें मैंने समझाया था कि जो महाभारत काल है, उस महाभारत काल के अंदर और जो जनपदों के अंदर ये भारत बटा हुआ था। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय के अंदर। तो जो 16 महाजनपदों के अंदर उस समय कुरु जनपद सबसे शक्तिशाली जनपद था, जहां पर कौरव और पांडव निवास करते थे। अलवर, अगर अपन इसको अलवर माने तो अलवर का जो उत्तरी भाग था वो कुरु जनपद था, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी और वहां पर कौरव और पांडव रहते थे। अलवर का जो पूर्वी भाग है उसे सूरसेन जनपद कहा जाता था, जिसकी राजधानी मथुरा थी और भगवान श्री कृष्ण वहां के निवासी थे। जयपुर के आसपास का भूभाग उस समय मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, जो वर्तमान में बेराट कहलाता है और यही बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था, इसलिए विराटनगर में ही अर्जुन ने तीर छोड़ा था और उस तीर को ही अर्जुन की गंगा या बाणगंगा कहा जाता है, जिससे पानी निकला था। बाणगंगा नदी के किनारे पर बेराट की सभ्यता डेवलप हुई, तो बेराट विराटनगर का नया नाम है या बेराट का प्राचीन नाम विराटनगर है। राजस्थान के अंदर उदयपुर और उसके आसपास का भूभाग है, वो सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी, जो वर्तमान में नगरी के नाम से जानी जाती है। नगरी बेड़च नदी के किनारे पर विकसित एक सभ्यता थी, जहां पर सीवी जनपद के सिक्कों की प्राप्ति हुई थी। तत्कालीन समय में राजन्य जो जनपद है वो भरतपुर के अंदर, सालो जनपद अलवर के अंदर और अपना मालव जनपद अजमेर और
टोंक का सेक्टर था। तत्कालीन समय में योद्धे गंगानगर और हनुमानगढ़ को कहा जाता था। तत्कालीन समय में मांड या वल्ल प्रदेश जैसलमेर को कहा जाता था। तत्कालीन समय में व्याघ्र खुले रूप में विचरण करते थे, इसलिए व्याघ्र से व्यागवार, व्यागवार से वाघवार और वाघवार से वागड़ बना, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है और सदा लताओं से घिरा रहने के कारण उसे पुष्प प्रदेश भी कहा गया था। है से हाड़ौती बना है, जहां पर चौहान शासन करने लग गए और वो हाड़ा चौहान कहलाने लग गए। मरु से मरुवार और मरुवार से मारवाड़ बना है, जो जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है। मलेच्छों का दमन करने के कारण मलेच्छपाट से मेदपाट और मेदपाट से मेवाड़ बना, जिसको अपन प्रागवाट के नाम से भी जानते हैं। तत्कालीन जो समय है उस तत्कालीन समय की अगर आगे की स्थिति बात करें तो कुछ समय अपने मौर्यों का जो दौर था, उस मौर्यों के दौर में राजस्थान के अंदर अशोक जो है, उस अशोक के द्वारा बाबरू शिलालेख लिखवाए गए हैं, जो अपने को बेराट से प्राप्त होते हैं। बेराट वही है बाणगंगा नदी के किनारे पर विकसित सभ्यता, जिसका प्राचीन नाम विराटनगर था। यहाँ पर अशोककालीन बाबरू शिलालेख मिले हैं, जो बीजे की पहाड़ी, महादेव जी की पहाड़ी और भीम जी की पहाड़ी, वहां पर डूंगर और डूंगरी भी कहते हैं उन चीजों को, तो महादेव जी की डूंगरी भी कह सकते हैं। तो महादेव जी की, भीम जी की और बीजे की पहाड़ी में अशोककालीन बाबरू शिलालेख मिले हैं, जिसमें अशोक में बौद्ध धर्म के धम्म जो त्रिरत्न है उसकी जानकारी मिलती है, जिसे अपन बुद्ध, धम्म और संघ के रूप में जाने जाते हैं। यहीं से इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं अपने को बेराट से। तो ये अशोककालीन जो स्थल हो गया, जिसमें अपने राजस्थान के जो क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान के अंदर चित्रांगद मौर्य, जिसे मौर्य वंशी शासक माना जाता है, जिसने राजस्थान का सबसे शक्तिशाली, सबसे मजबूत और सबसे प्राचीन दुर्गों में जो शामिल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, जिसके वंशज मान मौर्य हुए हैं। उन मान मौर्य को 734 ईस्वी में मेवाड़ के बप्पा रावल ने पराजित किया और मेवाड़ की स्थापना की थी। तो ये भी मौर्य से संबंधित अपने को थोड़ी जानकारी मिलती है। इसी तरह से मौर्य राजा धवल के बारे में जानकारी कर्णसभा अभिलेख कोटा में होती है। तो कर्णसभा अभिलेख कोटा में मौर्य राजा धवल के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। ये अशोक का एक पोता था संप्रति, उस संप्रति ने कुंभलगढ़ का जो निर्माण कराया, उसकी जगह पर एक छोटा सा दुर्ग अशोक के पोते संप्रति ने पहले बना रखा था। फिर इस दौर के अंदर अगर अपन गुप्त काल का जो समय था उसकी अगर बात करें, तो गुप्त काल के अंदर 351 ईस्वी के आसपास संपूर्ण राजस्थान के ऊपर समुद्रगुप्त ने अपना आधिपत्य कर लिया था। समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, उसने राजस्थान के अंदर बयाना भरतपुर के अंदर राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बनाया था। तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बयाना भरतपुर के अंदर, बयाना को श्रीपंत कहा जाता है, बयाना को सोनितपुर भी कहा जाता है। बयाना के अंदर भीमलाट स्तंभ है, बयाना के अंदर उषा मंदिर और उषा मस्जिद है, और बयाना को अनगिनत कब्रों वाला दुर्ग, बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है। सर्वाधिक आक्रमण राजस्थान के अंदर तारागढ़ अजमेर पे हुए हैं, इसलिए उसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर का जो मुहाना है, वहां पर जिब्राल्टर है, जो भी यूरोपीय जहाज होते थे उस जिब्राल्टर से होकर भूमध्य सागर में आते थे, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण नाका था। इसलिए विश्व के अंदर सर्वाधिक आक्रमण जिब्राल्टर पे हुए हैं। इसी तरह से राजस्थान के अंदर तारागढ़ अजमेर पे सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं, इसलिए राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर को कहते हैं। और राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर बयाना भरतपुर को कहा जाता है, जहां पर राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ समुद्रगुप्त ने बनाया था। गुप्तकालीन जो शिव मंदिर है वो अपने को बाडोली नामक स्थान से मिलता है, जो रावतबाटा चित्तौड़ के अंदर है। राजस्थान में हूणों से संबंधित हूण राजा तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने बाडोली कोटा का, बाडोली जो चित्तौड़गढ़ में है, कहीं कहीं आपको उल्लेख मिलेगा कोटा के बारे में, वरना वो रावतबाटा चित्तौड़ में है, जहां गुप्तकालीन शिव मंदिर हूण राजा तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने बनाया था। हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में अपने अल्लट का विवाह हुआ था। अल्लट वो व्यक्ति है जिसने नागदा के बाद मेवाड़ की दूसरी राजधानी आहड़ को बनाया। अल्लट ने ही मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना की थी। नौकरशाही का मतलब होता है पैसे देकर काम पे रखने की प्रथा। अल्लट जो है, उस अल्लट का विवाह हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में हुआ था। बेसिक जानकारी मैंने आपको पहले बताई है कि जैसे जो राजस्थान है, इस राजस्थान को अगर अपन क्रमशः देखें तो राजस्थान के अंदर ऊपर गंगानगर,
गंगानगर में हिंदूमल कोट से लगाकर शाहगढ़, बाकासर, बाड़मेर तक ये जो सीमा है, इस सीमा को अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं, जो 1070 किलोमीटर है, पाकिस्तान को छूती है। हिंदूमल कोट से शाहगढ़, बाकासर, बाड़मेर तक 1070 किलोमीटर। इस 1070 किलोमीटर में सबसे ऊपर गंगानगर है जो 210 किलोमीटर है, फिर बीकानेर है जो सबसे कम है 168 किलोमीटर है। फिर मैंने बताया कि नोख गांव है जैसलमेर का जो फलोदी जिले में आ गया है, उसकी 30 किलोमीटर सीमा फलोदी की जाती है। फिर जैसलमेर जो पहले 464 सर्वाधिक था, अब 434 हो गया है। फिर उसके नीचे अपना बाड़मेर जो 228 किलोमीटर सीमा है। इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से दो प्रांत, ऊपर से पंजाब प्रांत और नीचे से सिंध प्रांत, अपने राजस्थान को छूते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का बहावलनगर, बहावलपुर और रहीमयार खान, ये 3 जिले राजस्थान को छूते हैं। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गोटकी, सुक्कर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर, ये 6 जिले अपने राजस्थान को छूते हैं। रेड क्लिफ रेखा कर लेती है, एलओसी कहलाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसे जीरो लाइन भी कहा जाता है, जो खतरे से खाली नहीं है। इस तरह से राजस्थान में जो बाड़मेर आ जाएगा, तो ऊपर अपन गंगानगर की बात कर रहे हैं, तो गंगानगर के बाद हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर अब नहीं मिलता, कोटपुतली, बहरौन मिलता है, खेरतल, तिजारा मिलता है, अलवर मिलता है, डीग मिलता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, जैसे मैं बात कर रहा हूं। डीग के बाद में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 12 झालावाड़। फिर अपने एक बॉर्डर है भैंसवाड़ा चित्तौड़ वाली, और उसके पास में भीलवाड़ा एमपी को छूता है। भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, यहाँ से अपना एमपी खत्म हो जाता है, गुजरात शुरू हो जाता है। तो बांसवाड़ा के ऊपर डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर के अंदर ये अपने अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है, या अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसमें 1022 अपने 1022 गुजरात की है, 1600 एमपी के हैं। सीमा की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, वो राजस्थान की स्थलीय सीमा 5920 है, जिसमें 1070 अंतर्राष्ट्रीय है पाकिस्तान के साथ, 4850 अंतर्राज्यीय है जो 5 राज्यों है। 89 सबसे कम पंजाब के साथ में, हरियाणा के साथ में 1262, 877 यूपी के साथ में, 1600 सबसे ज्यादा एमपी के साथ में, और अपने गुजरात के साथ में 1022। गुजरात के अंदर राजस्थान के को छूने वाले गुजरात के जो जिले हैं, उस गुजरात के जिलों की अगर अपन बात करें, तो गुजरात के अंदर कच्छ, दाहोद, साबरकांठा, बनासकांठा, महिसागर और अरावली। अगर अपन पंजाब की बात करें, तो फाजिलका और मुक्तसर पंजाब को छूते हैं। हरियाणा के अंदर मैंने थोड़ा सा बताया था कि भीम सिरे में फतेही, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, रेवाड़ी, मेवात, फतेहाबाद और हिसार। फिर आगरा, मथुरा यूपी के छूते हैं। एमपी के मैंने बताए थे 10 जिले, सी राजा, श्योरमनी, मुंह, मुरैना, गुना और ऐसे अगर मालपा, सी शिवपुरी, राजगढ़, झाबुआ, श्योपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये 10 जिले अपने एमपी के छूते हैं। मैंने बताया था कि राजस्थान के अंदर जो नए जिलों का गठन है, 19 राजस्थान में नए जिले और 3 नए संभाग, बांसवाड़ा, सीकर और पाली। ये श्रीमान अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी, उन्होंने 7 अगस्त 2023 को 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाकर राजस्थान में कुल 19 जिले इसलिए बताए क्योंकि 33 में पहले 2 जिले जयपुर और जोधपुर को हटाया, और 31 में 19 जोड़ दिए, क्योंकि जयपुर को 2 टुकड़ों में कर दिया, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, जोधपुर को भी जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर। इस तरह से 19 नए जिले 31 में जुड़ गए, कुल 50 जिले, और 7 संभाग पहले थे और 3 नए बन गए, तो 10 संभाग हो गए। तो 50 जिले और 10 संभाग अशोक गहलोत जी की सरकार ने 7 अगस्त 2023 को पूरे कर दिए थे। फिर मैंने बताया कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता के अंदर 5 कैबिनेट मंत्रियों की एक समिति बनाई नए जिलों और संभागों की समीक्षा के लिए। उन्होंने 29 दिसंबर 2024 को तत्कालीन समय में मदन दिलावर जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इन्होंने 19 जिले थे, उन जिलों में से काट पीट के केवल 8 जिलों को यथावत रखने का निर्णय लिया। यथावत रखने का निर्णय में मैं आपको बता रहा हूं, एक है डीग जो अब हरियाणा और यूपी की सीमा को छूता है, एक अपने फलोदी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। फिर अगर अपन बात करें तो 3 ऐसे जिले हैं जो 2-2 नामों से बने हैं, जैसे डीडवाना कुचामन अपने नागौर के पास में, कोटपुतली बहरोड जिसमें एक कोटपुतली जयपुर की और बहरोड अलवर का, खेरतल तिजारा अलवर से, ये 3 जिलों के
दो दो नामों के 3 जिले हो गए। इसके अलावा अपने ब्यावर जो अजमेर से, ब्यावर के अंदर 3 जिलों से सामग्री ली गई। पाली से जैतारण लिया गया, भीलवाड़ा से बदनौर लिया गया और अजमेर से ब्यावर और अन्य लिए गए। तो ब्यावर जो ऐसा जिला है जिसमें 3 जिलों का भूखंड का क्षेत्र उसमें शामिल है। फिर एक अपने सलूम्बर उदयपुर के अंदर और एक अगर अपन बात करें तो वो होता है बालोतरा बाड़मेर के अंदर। मैंने आपको जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जो महाभारत, रामायण या मौर्य और गुप्त काल से संबंधित बहुत ही कम जानकारी अपने राजस्थान में देखने को मिलती है, उसके बारे में बताया। अब होता क्या है कि गुप्तों के बाद में भारत के ऊपर बाहरी आक्रमण होने लग जाते हैं। बाहरी जो आक्रमण होते हैं, उस बाहरी आक्रमणों के अंदर अगर अपन बात करें तो जैसे शक, कुषाण, युचि, यौधेय, अर्जुनयन, मालव, ये ऐसी जातियां थी जिन जातियों ने भारत के ऊपर क्या किया, आक्रमण किया। उस आक्रमण अर्जुनयन जय नामक जो सिक्के हैं वो अपने को अलवर से मिलते हैं। सिक्के के ऊपर झाड़ बनी होती थी, इसलिए झाड़शाही सिक्के जयपुर के अंदर। तमंचा बना होता था, तमंचा शाही सिक्के धौलपुर के अंदर। तमंचा बना, तमंचा शाही सिक्के धौलपुर। झाड़ बना है, झाड़ शाही सिक्के जयपुर के अंदर। इस तरह से अर्जुनयन जय नामक जो सिक्के हैं वो अपने अलवर से मिले हैं। तो ये जातियां हैं वो आक्रमण करती है। अब यहां पर एक लड़ाकू कौम जो वीरों की धरती के रूप में जानी जाती है, राजपूताना जिसे कहा जाता है। तो जो राजपूत जो शब्द है, राजपूत जो क्षत्रिय वर्ग में आते हैं, उन राजपूतों की उत्पत्ति का यहां से मैटर निकलता है। तो यहां से मैटर निकलता है और होता है राजपूतों की उत्पत्ति। तो अगर अपन बात करें कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हो रही है, तो मैंने ये इसलिए बताया है आक्रमणकारियों का, क्योंकि जो बाहरी जो विद्वान है, यानी कि जो विदेशी विद्वान है, जिसमें कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि जो राजपूत है वो मध्य एशिया से आए हुए सीतियन है। सीतियन किसी समय शकों को कहा जाता था। तो मध्य एशिया से आए हुए सीतियन है, ये बात कर्नल जेम्स टोड कहता है। वो कहता है कि राजपूत मध्य एशिया से आए सीतियन है। वी.एस. स्मिथ, ब्रुक, क्रुक उसका अनुसरण करते हैं और सभी कहते हैं कि राजपूत क्या है, विदेशी है। तो राजपूतों की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत अपने को देखने को मिलते हैं। एक होता है जिसे अपन कहते हैं विदेशी मूल का सिद्धांत। विदेशी मूल का सिद्धांत है, उसमें ये अपने को जो अनुसरण करते हैं उनमें है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, ये जो कर्नल जेम्स टोड है, ये तो राजपूतों को मध्य एशिया से आए सीतियन कहता है। मध्य एशिया से आए हुए सीथियन। तो मध्य एशिया से आए सीथियन राजपूतों को कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहता है। कर्नल जेम्स टोड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको वापस से बताना चाहता हूं। कर्नल जेम्स टोड मूल रूप से स्कॉटलैंड का, तत्कालीन समय में ब्रिटेन से भारत के पश्चिमी एवं मध्य राजपूत राज्यों का एजेंट बन के आया। यहां पर उसने इतिहास लिखा। पुस्तक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो 1829 में लिखी थी। और उस पुस्तक का प्रचलित नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में सबसे पहले उसने राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के अंदर एकमात्र यूरोपीय शैली का दुर्ग टोडगढ़ अपने अजमेर के अंदर बनाया था। कर्नल जेम्स टोड मानमूरी जो शिलालेख है चित्तौड़ का, उसको ब्रिटेन या लंदन जाते समय उसने समुद्र के अंदर उसे फेंक दिया था। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहते हैं। राजस्थान के इतिहास का पितामह है या राजस्थान के इतिहास का जनक भी इन्हें कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के क्षेत्रों के लिए बहुत सारी बातें कही है, आराम से सुनिए। कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा, राणा सांगा को सैनिक का भग्नावशेष कहा,
राठौड़ों का यूब्लेसिस दुर्गादास राठौड़ को कहा। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ में हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा। दिवेर को युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। कर्नल जेम्स टोड ने रजवाड़े के सभी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग है वो बताया था तारागढ़ बूंदी को। कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस और गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। बहुत सारी चीजें अपन कर्नल जेम्स टोड के बारे में जानेंगे। तो ये कर्नल जेम्स टोड है, ये राजपूतों को मध्य एशिया से आए हुए शीथन कहता है। इसके अलावा V.S. स्मिथ ये भी अनुसरण करते हैं कि हाँ ये राजपूत क्या थे, विदेशी थे। एक है ब्रुक और एक है क्रुक। ये जो व्यक्ति है ये राजपूतों को विदेशी मानते हैं। फिर एक कंसेप्ट राजपूतों का आता है कि राजपूत विदेशी नहीं है, राजपूत क्या है, विशुद्ध भारतीय है। विशुद्ध भारतीय राजपूत क्या है, विशुद्ध भारतीय है। ये बात कहते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि राजपूत क्या है, भारतीय मूल के हैं, विशुद्ध भारतीय है। और वेदों के अंदर जो 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनमें क्षत्रियों की क्या है, ये संतान है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा राजपूतों को विशुद्ध भारतीय मानते हैं और इन्हें वैदिक कालीन क्षत्रियों की संतान मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि 1170 ईस्वी के अंदर बिजोलिया का एक शिलालेख लिखा गया है और बिजोलिया शिलालेख है वो सोमेश्वर चौहान का है। सोमेश्वर चौहान, ये सोमेश्वर चौहान अपने महाराणा प्रताप के पिताजी है, सोमेश्वर चौहान। इन सोमेश्वर चौहान का 1170 का जो बिजोलिया शिलालेख है, इसमें जो चौहान है, इन चौहानों को वत्स गोत्र से उत्पन्न या वत्स गोडीय ब्राह्मण कहा गया है। वत्स गोडीय ब्राह्मण, तो चौहानों को वत्स गोडीय ब्राह्मण कौन कहता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा कहता है, क्योंकि इसने हवाला दिया कि बिजोलिया के अंदर जो 1170 के अंदर सोमेश्वर चौहान का जो शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख, इसके आधार पर इन्होंने चौहानों को वत्स गोडीय ब्राह्मण बताया है। तीसरा राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो सबसे प्रसिद्ध है और वो है अपने चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो में दिया अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। अग्नि कुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत, तो अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने, तो चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान का सखा भी था, उनका दरबारी कवि भी था। तो चंद्रबरदाई ने रचना की है पृथ्वीराज रासो की, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की है। तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। रासो में समझिए, रासो किसे कहते हैं, जब किसी किताब के अंदर एक व्यक्ति की प्रशंसा की जाए, उसकी विजयों का उल्लेख किया जाए या उसकी उपलब्धियों का उल्लेख किया जाए, उस चीज को कहते हैं रासो साहित्य। ये रासो किसका है, पृथ्वीराज चौहान का, इसलिए इसका नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। इस तरह से हम्मीर देव की वीरता का वर्णन है हम्मीर रासो, जोधराज सारंगधर ने लिखा। बीसल देव की प्रशंसा की गई, बीसल देव रासो, नरपति नाल ने लिखा। इस तरह से वो होते हैं रासो साहित्य। इसी तरह से अगर किसी पत्थर के ऊपर कोई लिखा गया है तो उसे शिलालेख कहते हैं, मगर जिस शिलालेख के अंदर किसी राजा या किसी वंश की प्रशंसा की जाती है तब उसको कहते हैं प्रशस्ति। तो जो प्रशस्ति है वो रासो जैसा ही है, मगर कहां लिखा जाता है, शिलालेख के ऊपर लिखा जाता है। तो जो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, इस चंद्रबरदाई ने लिखा है कि वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया, राक्षसों के उत्पात से तंग आए और वशिष्ठ मुनि, इन वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया। यज्ञ कहां पर किया, तो माउंट आबू सिरोही के अंदर,
माउंट आबू सिरोही के अंदर। कुछ चीजें अपने को सीधी समझनी होती है। अपने को अगर क्वेश्चन पूछे कि वशिष्ठ मुनि का आश्रम राजस्थान में कहाँ है, कपिल मुनि का आश्रम कोलायत के अंदर है, वाल्मीकि जी का आश्रम सीताबाड़ी बारा के अंदर है, और वशिष्ठ मुनि का पूछे तो अपने को पता है वशिष्ठ मुनि जहां पर यज्ञ करेंगे वहीं पर उनका क्या होगा, आश्रम। तो वशिष्ठ मुनि का आश्रम में उन्होंने यज्ञ किया माउंट आबू सिरोही से, और जो राक्षसों का अंत करने के लिए 4 योद्धा यहां पर उत्पन्न होते हैं। इतिहास है, उस इतिहास को ऐसे ही पढ़ाया जाता है, वरना अपने को पता है कि शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। एक शुक्राणु मिलता है, फिर 9 महीने की निषेचन क्रिया के बाद 9 महीना गर्भ में रहते हैं, तब कोई उत्पन्न होता है। मगर अब अपने को कह रखा है कि यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए हैं, तो अपने को मानना है। तो यज्ञ कुंड से इस यज्ञ में जो यज्ञ कुंड था, इससे 4 योद्धा उत्पन्न हुए हैं। एक कहलाता है जिसे अपन कहते हैं प्रतिहार। ये जो प्रतिहार है, ये मारवाड़ क्षेत्र के ऊपर राठौड़ों से पहले इनका शासन था, मगर नागभट्ट प्रतिहार ने अपनी शक्ति का मुख्य केंद्र उज्जैन को बना दिया, और फिर यहां पर प्रतिहारों का जो अस्तित्व कमजोर हो गया। फिर यहां पर प्रतिहारों के बाद में राठौड़ों ने शासन किया, और जो राव चूड़ा है, उस राव चूड़ा ने प्रतिहार वंश में शादी की, और प्रतिहार इंदा ने अपनी पुत्री का विवाह चूड़ा से कराया और उसे मंडोर दहेज में दे दिया। प्रतिहारों की 2 राजधानियां थी, एक भीनमाल जालोर और एक मंडोर जोधपुर। तो मंडोर किसको मिल गया, राव चूड़ा को, और चूड़ा ने उसे अपनी राजधानी बना दिया। यहां से राठौड़ वंश अपने शुरू हो जाता है और उनकी राजधानी शुरू हो जाती है। तो ये प्रतिहार कहां पर शासन करते थे, मारवाड़ पर। आपको मैं बता दूं कि मरु से मरुवाड़ बना और मरुवाड़ से मारवाड़ बना। प्रतिहार, फिर एक और पी है, 2 पी है, एक प्रतिहार और एक है परमार। परमार शासन करते हैं मालवा के ऊपर। ये मालवा प्रतापगढ़ और झालावाड़ के बीच का जो हिस्सा है ना, उस पठारी भाग को मालवा कहते हैं। मरु यानी कि रेत, मेरु का मतलब पर्वत, एक होता है मैदान और एक होता है माल। राजस्थान 4M से बना है, राजस्थान 4M से बना है। मरु यानी कि रेत, मेरु यानी कि पर्वत, जैसे अजय मेरु। माल यानी कि पठार, और एक राजस्थान में क्या है तो मैदान। तो 4M कॉम्बिनेशन कहां पाया जाता है, पूरे भारत में, पूरे विश्व के अंदर सभी, केवल एक ऐसा राज्य है जहां पर चारों M पाए जाते हैं, मरु, मेरु, माल और मैदान। मरु रेत, मेरु पर्वत, माल पठार, और मैदान मैदानी भाग होता है। तो परमार कहां पर शासन कर रहे हैं, मालवा के ऊपर। परमार में मैंने बताया कि परमार राजा मुंज, जिसने 10वीं शताब्दी में मेवाड़ के अंदर, चित्तौड़ के अंदर, परमार राजा मुंज ने सत्य कुमार के समय चित्तौड़ पर आधिपत्य कर लिया। उसका वंशज परमार राजा भोज, जिसने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया। फिर उस त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो जीर्णोद्धार कराता है महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र मोकल, और उसका नाम रख देता है समधीश्वर मंदिर। तो परमार कहां पर शासन करते हैं, मालवा पर। 2 पी है और 2 च है। एक च है जिसमें है चालुक्य। ये जो चालुक्य है, इन्हें कहीं कहीं सोलंकी के नाम से भी जाना जाता है। चालुक्य, सोलंकी, और ये शासन करते हैं अपने गुजरात में। चालुक्य और सोलंकी कहां पर शासन करते हैं, गुजरात के अंदर। भीमदेव वहां का एक प्रसिद्ध शासक होगा, जिसका अपने को वर्णन मिलेगा अपने देलवाड़ा के जैन मंदिरों के निर्माण के समय। फिर एक होता है, वो कहलाते हैं चौहान। इन चौहानों को चाहमान भी कहा गया। चौहानों को क्या कहा गया, चाहमान। चारों दिशाओं में शासन होने के कारण चौहानों को चाहमान कहा गया है। सपाद लक्ष्य चौहानों की किसी समय पे राजधानी, किसी समय पे उनका जो क्षेत्र था। सपाद लक्ष्य की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जो कालांतर के अंदर पहले जांगल प्रदेश की राजधानी थी। जांगल प्रदेश बीकानेर और नागौर का क्षेत्र था, वहां उसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। यही अहिछत्रपुर कालांतर में सपाद लक्ष्य की राजधानी बनी। सपाद लक्ष्य का मतलब 1.25 लाख गांवों का समूह, जिस पर शासन किसका था, चौहानों का। चारों दिशाओं में शासन होने के कारण चौहानों को चाहमान भी कहा गया है, और ये चौहान है। मुख्य रूप से जो चौहान है, पहले सांभर क्षेत्र के अंदर अपना शासन स्थापित करेंगे, फिर 1113 के अंदर
अजयराज अजमेर की स्थापना कर देगा। और उसके बाद में जो चौहान है, ये पृथ्वीराज चौहान का नाना अनंगपाल तोमर जो दिल्ली का शासक था, अपनी पुत्री कर्पूरी देवी के जो लड़के थे पृथ्वीराज चौहान, उनको क्या करता है, दिल्ली का शासक बना देता है, अपने दोहिते को दिल्ली का शासक बना देता है। तो ये कहां पर शासन करते हैं, तो ये अजमेर पे भी इन्होंने शासन किया, और फिर इनका जो शासन है वो कहां पर चला जाता है, दिल्ली के अंदर चला जाता है। वापस से समझिए, बिल्कुल बेसिक जानकारी है कि शक, कुषाण, युची, योद्धे, अर्जुनयन, ये जो जातियां थी ये भारत के ऊपर आक्रमण करती है। आक्रमण के कारण ये ही यहां पर बस गई, ऐसी बात कर्नल जेम्स टोड, वीएस स्मिथ, ब्रूक और क्रोक कहते हैं। और ये होता है राजपूतों की उत्पत्ति का विदेशी मूल का सिद्धांत। कर्नल जेम्स टोड तो स्पेशल रूप से राजपूतों को मध्य एशिया से आए हुए सीथन बताता है, जबकि इसके पलट बोधिशंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा ये राजपूतों को विशुद्ध भारतीय बताते हैं और वैदिक कालीन क्षत्रियों की संतान बताते हैं। ये कहते हैं कि जो राजपूत है ये वेदों के अंदर जो 4 वर्ग थे, उन 4 वर्गों के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें जो लड़ने का काम करने वाले क्षत्रिय हैं, जो योद्धा है, उन्हीं के वंशज कौन है, राजपूत है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के बारे में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि 1170 के बिजोलिया शिलालेख के आधार पर जो सोमेश्वर चौहान का है, पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का है, उसके आधार पर ये चौहानों को वत्स गोड़ीय या वत्स गोत्र से उत्पन्न ब्राह्मण बताता है। वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया और उस माउंट आबू सिरे के अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न होते हैं, प्रत्याहार, परमार, चालुक्य और चौहान। प्रत्याहार मारवाड़ क्षेत्र पर शासन करते हैं, प्रत्याहारों के बाद मारवाड़ क्षेत्र के ऊपर शासन करेंगे राठौड़। प्रत्याहारों की 2 राजधानी थी, बीनमाल, जालोर और मंडोर, जोधपुर। फिर मंडोर राठौड़ों की पहली राजधानी बन जाएगी। परमार मालवा पर शासन करते हैं, मालवा प्रतापगढ़ और झालावाड़ के बीच का भूभाग है। मालवा के ऊपर परमार राजा भोज जैसा शासक हुआ है, जिस परमार राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनाया और मोकल उसका जीर्णोद्धार कराकर उसका नाम समदीश्वर रखता है। चालुक्य, जिन्हें सोलंकी भी कहा गया है, गुजरात के अंदर इनका आधिपत्य था। चौहान, जिसे चाहमान भी कहते हैं, ये अजमेर और दिल्ली के ऊपर क्या करते हैं, शासन करते हैं। जैसे अग्निकुंड की उत्पत्ति चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में बताया है ये बातें, तो पृथ्वीराज रासो ऐसा साहित्य होता है जिसमें किसी एक व्यक्ति की क्या की जाती है, प्रशंसा की जाती है। जिसमें अगर मैं कहूं कि जो हमीर रासो है, जैसे पृथ्वीराज रासो है, इस तरह से हमीर रासो लिखा है जोधराज सारंगधर ने, जोधराज सारंगधर ने हमीर रासो लिखा है। बीसल देव रासो लिखा है नरपति नाल ने बीसल देव रासो लिखा है। खुमान रासो लिखा है दलपत विजय। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मेवाड़ का एक शासक हुआ खुमान, तो खुमान का जो रासो है, खुमान रासो, दलपत विजय। महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह के भरत मिलाप का वर्णन मिलता है सगत सिंह रासो में। सगत सिंह रासो लिखा है गिरधर आसिया ने, सगत सिंह रासो गिरधर आसिया ने लिखा है, जिसमें महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह के भरत मिलाप का वर्णन मिलता है। और आसिया मोर्जी, सगत सिंह रासो गिरधर आसिया ने लिखा है और आसिया मोर्जी ने पबू प्रकाश लिखा है। पबू प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है, तो आसिया मोर्जी ने लिखी। राजस्थान में 4 अहम कॉम्बिनेशन पाया जाता है। राजस्थान में मेरू भी है, मेरू रेत, मेरू पर्वत है। जैसे अजय मेरू दुर्ग अजमेर की पहाड़ी के ऊपर है, तो उसको क्या कहते हैं, अजय मेरू, यानी कि पर्वत को मेरू कहा गया है। माल और मैदान, मैंने इनमें बताया कि जो मालव है, ये मालव जो जनपद का सेक्टर बना था आने वाले समय में, वो अजमेर और टोंक का हिस्सा था। अर्जुनन जय नामक जो सिक्के हैं वो अपने को अलवर से मिले हैं। योद्धे गंगानगर और हनुमानगढ़ का सेक्टर। कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना की थी। वही शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। शक संवत से 78 साल पहले ईस्वी हो गया। ईस्वी से 57 साल पहले विक्रम संवत था। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया, उसके 57 साल बाद ईस्वी चला और ईस्वी के 78 साल बाद में शक संवत चला। ये अपने को थोड़ा सा जानकारी रखनी होती है। अब राजपूतों की उत्पत्ति आप किसे भी मानो, आपका मन हो जो मान लो, मगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको थोड़ा सा इस चीज का क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जो राजपूतों की जो उत्पत्ति है, तो उस राजपूतों की उत्पत्ति के अंदर राजस्थान का जो क्षेत्र है, उस राजस्थान के क्षेत्र में
हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग राजवंशों ने क्या किया है, शासन किया है। राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था, जहां पर एजीजी बैठता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजस्थान के अंदर एजीजी का जो मुख्यालय बनाया गया था 1832 के अंदर बनाया गया था, और मिस्टर लोकेट पहले एजीजी बनकर राजस्थान के अंदर आए थे। एजीजी बैठता था, इसलिए उसे केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। गवर्नर जनरल पहले कोलकाता दिल्ली वाला पैटर्न हो गया, उसका एजेंट टू गवर्नर जनरल अपने अजमेर मेरवाड़ा के अंदर, और 4 पॉलिटिकल एजेंट बैठते थे, अभी संभागों के जैसे कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, पॉलिटिकल एजेंट हो गए संभाग के जैसे। उसके ऊपर एक हेड हो गया जिसे एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कह दिया, जो अपने अजमेर मेरवाड़ा के अंदर बैठता था। एजेंट टू गवर्नर जनरल अजमेर मेरवाड़ा के अंदर, अजमेर मेरवाड़ा के अंदर एजीजी बैठता था। तो केंद्र शासित प्रदेश 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, नीमरा, नलवर और लावा टोंक, जो तत्कालीन समय में जयपुर रियासत का हिस्सा था। तो 3 ठिकाने और 19 क्या थी, रियासतें। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, भांत भांत के राजवंश। तो राजस्थान के अंदर उन सारे राजवंशों की अपने को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन राजपूतों के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजपूतों के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश। फिर अगर अपन बात करें तो एक है अपने मारवाड़ राजवंश। तो मारवाड़ के अंदर अपन बात करेंगे राठौड़। फिर अगर अपन बात करें तो जयपुर में कच्छावा। वैसे इनका नाम कुशवाहा था, भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज दुल्हे राय ने कच्छावा वंश की स्थापना की थी। तो पहले कुशवाहा थे, कुशवाहा से कच्छावा हो गए, तो कच्छावा वंश। फिर अगर अपन बात करें तो एक प्रमुख वंश बनता है जिसे अपन चौहान वंश कहते हैं। ये चौहान वंश हाड़ौती में भी शासन करेगा, रणथंभौर पे भी शासन करेगा, जालोर के अंदर भी शासन करेंगे, सिरोही के अंदर भी शासन करेंगे, और अजमेर दिल्ली तो अपन ने देखा ही है। तो ये वंश हो जाता है चौहान वंश। फिर एक वंश है जिसको अपन बात करेंगे और उसको कहेंगे बाटी वंश। मैं थोड़ा थोड़ा समझाते हुए चलता हूं, अच्छे से समझना कि जो मेवाड़ राजवंश है, इस मेवाड़ राजवंश का जो क्षेत्र है वो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, यहां पर मेवाड़ के शासकों ने शासन किया है। तो ये मेवाड़ हो गया। इसके साथ में जो शाहपुरा है, इस शाहपुरा क्षेत्र में भी इसी मेवाड़ राजवंश का आधिपत्य रहा। डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, जिसको अपन व्याघ्र खुले रूप में विचरण करते थे, व्याघ्रवाड़ से वाघवाड़ और वाघवाड़ से वागड़। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, शाहपुरा, ये एरिया किसका है, मेवाड़ राजवंश का। यहां पर जो प्रतापगढ़ वाला हिस्सा है वो भी किसमें आता है, अपने मेवाड़ राजवंश के अंदर, प्रतापगढ़। अब अगर अपन मेवाड़ राजवंश की बात करें तो मेवाड़ राजवंश की स्थापना की थी दुल्हे राय ने। दुल्हे राय ने कच्छा वंश की स्थापना की, और गुहादित्य ने, गुहादित्य। तो वंश है, इस वंश का संस्थापक कौन है, गुहादित्य। इस तरह से मारवाड़ के अंदर राठौड़ जो वंश है, इसका संस्थापक है राव सिंहा। इस तरह से कच्छावा वंश का जो संस्थापक है वो मैंने अभी बताया, दुल्हे राय। फिर चौहान वंश का जो संस्थापक है वो है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। इस तरह से बाटी वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है भूपत बाटी। भूपत बाटी। तो जो मेवाड़ राजवंश उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ पर मेवाड़ राजवंश है। इस मेवाड़ राजवंश के अंदर जो वंश है, इस वंश को कहते हैं, पहले तो कहते थे गुहिल वंश, जिन्हें गहलोत भी कहते हैं, और फिर यही आगे जाके क्या बन गए, सिसोदिया। इस तरह से मारवाड़ के अंदर राठौड़ है, जयपुर के अंदर कच्छावा है, अजमेर और दिल्ली के अंदर चौहान है, और जैसलमेर में बाटी है। तो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जोधपुर मुख्य रूप से रहेगा। फिर उसके बाद में बीका, जिसको अपन राव बीका ने बीकानेर बसाया, तो बीकानेर भी किस में आएगा, राठौड़ में आएगा। फिर किशनगढ़ जो रियासत है
वो भी किशन सिंह ने बनाई मोटा राजा उदय सिंह के बाद में। तो किशनगढ़ रियासत है, यहां पर भी कौन है तो राठौड़ है। कच्छावा वंश की बात करें तो जयपुर के अंदर कच्छावा रहेंगे, इसके अलावा अलवर के अंदर भी कच्छावा रहेंगे। इस तरह से चौहान है, ये चौहान पहले अपने सांभर सेक्टर में रहेंगे, फिर अजमेर सेक्टर में रहेंगे, फिर ये दिल्ली में रहेंगे। दिल्ली के बाद में ये रणथंभौर चले जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान का लड़का गोविंदराज चौहान रणथंभौर चला जाता है, रणथंभौर जाएंगे। फिर यही जो चौहान है वो जालोर में भी रहेंगे। यही चौहान हाड़ौती यानी कि जो कोटा प्लस बूंदी में भी रहेंगे, और यही चौहान अपने सिरोही सेक्टर में भी रहेंगे। तो यहां लिख देता हूं मैं सिरोही, ठीक है। अब भाटी जो है, ये भाटी पहले भटनेर में रहेंगे, और ये भटनेर अपने हनुमानगढ़, भटनेर कहां पर तो हनुमानगढ़ के अंदर। फिर जो भाटी है ये भाटी अपने जैसलमेर में आ जाएंगे, तो लोधरवा में भी आएंगे और तन्नौट में भी आएंगे। तो ये भाटी जो वंश हो गया। अब अगर अपन बात करें कि जो मेवाड़ राजवंश है, इस मेवाड़ राजवंश की अगर अपन बात करें कि जो राजधानी है, इसको अच्छे से समझना। मेवाड़ वंश की सबसे पहले जो राजधानी थी वो थी नागदा। नागदा राजधानी नागादित्य ने बनाई थी। नागदा के अंदर सहस्त्रभाव का मंदिर है, जिसे सहस्त्रभाव का मंदिर भी कहा जाता है। नागदा के अंदर बप्पा रावल और कुंभाई की छत्रियां हैं। नागदा के अंदर कैलाशपुर में एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है, जिससे जो लकुली संप्रदाय या पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। चारमुखी काली संगमरमर से शिवलिंग बना हुआ है। मेवाड़ के महाराणा एकलिंग जी को मूल रूप से शासक मानते हैं, खुद को उनका दीवान मानते हैं। एकलिंग जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनाया था। एकलिंग जी के पुजारी हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने मेवाड़ की स्थापना की थी। तो नागदा में बप्पा रावल की छतरी भी है और कुंभा की छतरी भी है। और यहां अगर अपन बात करें कि जो मेवाड़ की स्थापना है वो करता है बप्पा रावल। तो राजधानी कौन सी होगी? नागदा। नागदा के बाद में नागदा को इल्तुतमिश जलाकर राख कर देता है। तब नागदा की जगह जयद्रथ सिंह अपनी राजधानी बनाता है नगरी को, और ये नगरी जो मध्यमिका के नाम से जानी जाती थी। नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका था। सिवी जनपद की राजधानी थी। सिवी जनपद के सिक्के नगरी से मिले हैं, तो नगरी को क्या बना दिया? राजधानी। तो इसके बाद में राजधानी नगरी। फिर जो महाराणा उदय सिंह है वो 1459 के अंदर 1559 के अंदर 1459 के अंदर मेहरानगढ़ की स्थापना करता है। राव जोधा और जोधपुर बसाता है, और 1559 में उदय सिंह उदयपुर की स्थापना करता है। तो 1559 के अंदर ये क्या बन जाती है? राजधानी बन जाती है। फिर महाराणा प्रताप 1585 ईस्वी के अंदर, महाराणा प्रताप 1585 ईस्वी के अंदर चावंड को अपनी राजधानी बनाते थे। ये चावंड पहले राजसमंद में था, और वर्तमान में ये जो चावंड है ये सलूमर के अंदर है। तो वर्तमान में चावंड सलूमर में है। मेवाड़ के जो शासक है इनकी जो कुल देवी है उनका नाम है बाण माता। बाण माता। तो यहाँ के जो शासक है सिसोदिया शासक, उनकी कुल देवी कौन है? बाण माता। मेवाड़ के शासकों की बाण माता है। और एक स्थान है गंग कुंड, और गंग कुंड है अपने आहड़ में। यहां पर सिसोदिया शासकों की छत्रियां हैं। वापस से समझिए, मेवाड़ राजवंश उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र में मेवाड़ राजवंश शासन करता है। ये इस वंश का संस्थापक गुहादित्य है, जो गुहिल वंश कहलाता है। फिर बाद में 1326 में राणा हमीर सिसोदिया वंश की स्थापना करेगा। इनकी राजधानी पहले नागदा बनती है, जो नागादित्य बनाता है। नागदा के बाद में जो ये राजधानी है, ये राजधानी नगरी आ जाता है। नागदा के समय ही मेवाड़ की स्थापना करता है बप्पा रावल। 734 ईस्वी में पराजित करता है चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को। फिर राजधानी आ जाती है नगरी।
क्योंकि नागदा को जेत्र सिंह के समय इल्तुतमिश जलाकर राख कर देता है, तब जेत्र सिंह 1234 ईस्वी में अपनी राजधानी नागदा की जगह नगरी को बना देता है। नगरी जो पहले मध्यमिका के नाम से जानी जाती थी और सिवी जनपद की राजधानी थी। फिर 1559 के अंदर उदयपुर की स्थापना करता है उदय सिंह। 1459 में राव जोधा जोधपुर की स्थापना करेगा और 1559 के अंदर उदय सिंह उदयपुर की स्थापना करता है। फिर 1585 के अंदर महाराणा प्रताप अपनी राजधानी बनाते हैं चावंड को। चावंड पहले राजसमंद में और चावंड वर्तमान में सलूमर में। तो अपने जो सिसोदिया शासक है इनकी कुलदेवी बाण माता है, इनका मूल मंदिर प्रतापगढ़ में है, और जो सिसोदिया शासक है इनकी छत्रियां गंगकुंड आहड़ उदयपुर के अंदर है। राठौड़ वंश की स्थापना कर रहे हैं, तो राठौड़ वंश का जो संस्थापक है वो राव सिंहा है। राठौड़ जोधपुर के अंदर भी शासन करते हैं। राव जोधा मेहरानगढ़ जोधपुर बनाएगा, कब बनाएगा? 1459। तो यही अपन बात कर रहे हैं कि 1459 के अंदर राव जोधा जोधपुर बसाता है। फिर बीकानेर की बात कर रहे हैं तो 1488 के अंदर राव बीका बीकानेर की स्थापना करता है। राव बीका, तो बीकानेर की स्थापना कौन करता है? राव बीका। तो यहां पर भी राठौड़ है। और किशन सिंह किशनगढ़ की स्थापना करता है 1606 से 1609 ईस्वी के अंदर, मोटा राजा उदय सिंह का जो वंशज होता है। अब अपन बात करें कि मारवाड़ के अंदर जो वंश है वो है राठौड़, और स्थापना कौन करता है? राव सिंहा। अब मारवाड़ में सबसे पहले जो राजधानी बनती है वो बनती है मंडोर। मैंने बताया मंडोर प्रतिहारों की राजधानी है। प्रतिहारों की दो राजधानियां थी, एक मंडोर जोधपुर और एक अपने बीनमाल जालोर। मंडोर का जो शासक था प्रतिहार इंदा। प्रतिहार इंदा ने अपनी पुत्री का विवाह कराया राव चूड़ा के साथ में और दहेज में उसे मंडोर दे दिया, तब मंडोर को राजधानी बनाता है राव चूड़ा। इसी राव चूड़ा का वंशज, इसी राव चूड़ा का पुत्र होता है रणमल, जो अपनी बहन हंसाबाई का विवाह कराता है महाराणा लाका से, और रणमल का जो लड़का होता है वो होता है राव जोधा, जो 1459 में मेहरानगढ़ जोधपुर की स्थापना करता है और जोधपुर शहर बसाता है। इस मंडोर के बाद में ये राजधानी कहाँ आ जाएगी? जोधपुर के अंदर। तो मंडोर के बाद में राजधानी जोधपुर में 1459 में कौन लाएगा? तो राव जोधा लाएगा। फिर जो इस राव जोधा का पांचवा पुत्र राव बीका बीकानेर में चला जाता है, और किसको राजधानी बना देता है? बीकानेर को। तो जो बीकानेर है, ये बीकानेर, ये जांगल प्रदेश जो सेक्टर है, वो जांगल प्रदेश जयपुर अपने नागौर और बीकानेर का सेक्टर है, और जांगल प्रदेश का जो राजधानी थी वही छतरपुर थी। तो जो बीकानेर है, इस बीकानेर की स्थापना करता है राव बीका। तो बीकानेर को राजधानी कौन बनाता है? राव बीका। अब ये इससे क्या हो गया? अलग, और एक अलग ब्रांच बन गई, जिसे बीकानेर के राठौड़ कहा जाता है। इसी तरह से किशनगढ़ भी इन्हीं का क्षेत्र हो गया। अगर अपन बात करें कि जो मारवाड़ की राठौड़ है, इनकी जो कुलदेवी है, देखो इनकी जो कुलदेवी है वो मूल रूप से चामुंडा माता है। चामुंडा माता नगाना गांव के अंदर उनका मंदिर बनाया गया। उस नगाना गांव के कारण उन्हें नागणेची के नाम से जाना गया। तो नागणेची माता राठौड़ों की कुलदेवी है। नागणेची नागणेची माता ये राठौड़ों की कुलदेवी है, मगर मूल रूप से ये कौन है? चामुंडा माता। मूल रूप से चामुंडा माता, नागणेची माता। और जो मारवाड़ के जो राठौड़ है, तो जोधपुर के जो राठौड़ है इनकी जो छत्रियां हैं, जोधपुर के राठौड़ों की छत्रियां, ये अपने मंडोर के अंदर है। और मंडोर कहां पर है? जोधपुर के अंदर। जिन छत्रियों को यहाँ पर देवल कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र रावण मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, राजस्थान का प्रथम विधि विश्वविद्यालय, प्रतिहारों की प्राचीन राजधानी, राव चूड़ा ने इसे राठौड़ों की पहली राजधानी बनाया। फिर इस जोधपुर के बाद में अगर मैं बात करूं कि जो बीकानेर है, इस बीकानेर के जो राठौड़ है इनकी जो छत्रियां हैं, बीकानेर के राठौड़ों की छत्रियां, ये है देवीकुंड सागर। देवीकुंड सागर, और देवीकुंड सागर कहां पर है? बीकानेर। तो बीकानेर के राठौड़ों की छत्रियां देवीकुंड सागर बीकानेर, जोधपुर के राठौड़ों की छत्रियां मंडोर जोधपुर जिसे देवल कहते हैं, और उदयपुर के सिसोदिया शासकों की छत्रियां गंगकुंड आहड़ उदयपुर में। बप्पा रावल और कुंभा की छतरी नागदा के अंदर, राणा सांगा की छतरी मांडरगढ़ भीलवाड़ा, उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर, महाराणा प्रताप की छतरी चावंड, पहले राजसमंद अब चावंड सलूमर के अंदर। अमर सिंह महाराणा प्रताप का लड़का और उसके बाद के सिसोदिया शासकों की छतरियां गंगकुंड
आहड़ उदयपुर के अंदर। कच्छावा वंश की बात करें तो जयपुर में भी कच्छावा और अलवर में भी कच्छावा। कच्छावा वंश की स्थापना कौन करता है? दुल्हे राय करता है। दुल्हे राय कच्छावा वंश की स्थापना करता है। सबसे पहले इनकी जो राजधानी थी वो रामगढ़ थी, रामगढ़ की मीणाओं को हराया था। फिर इसके बाद में जो इनकी जो राजधानी है वो बनती है आमेर। तो कोकिल देव ने आमेर को क्या बना दिया? राजधानी। कोकिल देव 13वीं शताब्दी के अंदर राजस्थान के अंदर दो राजधानियां परिवर्तित होती है। एक राजधानी जो नगरी थी नागदा थी, इस नागदा के ऊपर इल्तुतमिश आक्रमण करता है और नागदा को जलाकर राख कर देता है। तब 1234 ईस्वी में नागदा की जगह जयद्रथ सिंह राजधानी बनाता है नगरी को। इसी तरह से जो कोकिल देव है ये राजधानी रामगढ़ और कुछ समय तक ये दौसा भी रही थी। तो कोकिल देव जो आमेर का शासक है, ये कोकिल देव जो रामगढ़ क्षेत्र का जो शासक है, कच्छावा वंश का शासक है, इसने आमेर को 1207 ईस्वी में क्या बनाया? राजधानी बनाया। इस कोकिल देव के बाद में जो राजधानी है वो 17 मार्च 1727 को जयपुर बनती है। राजधानी कौन सी बन जाती है? जयपुर। और कौन बनाता है? तो अपने बनाते हैं सवाई जयसिंह, यानी कि जयसिंह द्वितीय। जयसिंह पहला मिर्जा राजा जयसिंह था, और जब मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में जयसिंह द्वितीय को मिलाया गया तब इसे कहा गया तो उससे भी क्या है? सवाया। तो सवाया से क्या बन गई? सवाई उपाधि बन गई। तो ये जो पहले राजधानी रामगढ़, दौसा, फिर आमेर और फिर जयपुर राजधानी बन गई। जयपुर के जो कच्छावा वंश की जो छतरी है वो है गेटोर के अंदर। गेटोर, और गेटोर कहां पर है? अपने जयपुर। तो गेटोर की छतरियां किस राजवंश की? कच्छावा वंश की। कच्छावा वंश एक्चुअल में क्या है? कुश, भगवान श्री राम के पुत्र कुश का वंशज दुल्हे राय। तो ये क्या है? कुशवाहा है, और जिससे क्या बन गए? कच्छावा बन गए। अलवर की जो स्थापना है वो प्रताप सिंह करता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहे 1775 ईस्वी में प्रताप सिंह अलवर का संस्थापक है। और ये जो चीजें हैं वो किसे चल रही है? जयपुर की चल रही है। जयपुर के जो शासक है उनकी छतरियां यहाँ पर है, और इनकी जो कुलदेवी है जयपुर के कच्छावा शासकों की कुलदेवी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि शिला देवी का नाम आप बहुत बार पढ़ेंगे, मगर शिला देवी की जो मूर्ति है वो पूर्वी बंगाल के शासक जो केदार है उसको पराजित करके मान सिंह लेके आए थे। 1602 में वो लाए थे, 1605 में इसकी स्थापना होती है आमेर के अंदर। तो उसके बाद में वो इतनी प्रसिद्ध हुई क्योंकि महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है, और केदार के पास जब तक ये मूर्ति थी तब तक केदार को कोई पराजित नहीं कर पाया था। इसलिए जो शिला देवी है आमेर जयपुर के अंदर है, कच्छावा शासकों की इष्ट देवी मानी जाती है। वरना कच्छावा शासकों की जो कुल देवी है उनका नाम जमुआ माता है। जमुआ माता, जिसे जमुआय माता भी कहते हैं। और इस रामगढ़ के अंदर इनका मंदिर था। तो जमुआ माता का मंदिर कहां पर है? रामगढ़ जयपुर। इसलिए इसे जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य भी कहा जाता है। तो ये कच्छावा शासकों की कुलदेवी हो गई। अगर अपन इष्ट देवी के रूप में अगर आप ध्यान रखें तो शिला देवी का नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो शिला देवी का मंदिर आमेर जयपुर के अंदर मान सिंह ने बनाया था। पूर्वी बंगाल के शासक केदार को हराया था। 1602 में वहां से मूर्तियां लेके आए, 1605 में इसे आमेर के महलों के अंदर क्या किया? स्थापित कराया। ये अपने कच्छावा वंश। इस तरह से चौहान वंश है। चौहान वंश की जो चौहान वंश है, इस चौहान वंश का जो संस्थापक है वासुदेव चौहान है। ये इनका क्षेत्र है। चौहान वंश की सबसे पहले जो राजधानी बनती है वो सांभर बनती है। और मैंने बताया सपादलक क्षेत्र में जब चौहान शासन करते थे तब उनकी राजधानी यही छतरपुर थी। फिर इसके बाद में सांभर के बाद में अजय राज 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना करता है, और इनकी राजधानी कहां पर आ जाती है? अजमेर आ जाती है। फिर अजमेर के ऊपर आक्रमण होता है, यानी कि जो अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का भी शासक बन जाता है। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 के अंदर पराजित कर देता है। तब यहाँ के जो शासक है गोविंदराज चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान का लड़का है, वो रणथंबोर चला जाता है। तो इनकी जो शाखा है वो कहां चली जाती है? रणथंबोर।
रणथंभौर। और रणथंभौर के ऊपर जो हमीरदेव चौहान जो यहाँ का शासक होता है, उस हमीरदेव चौहान अपनी हट के ले जाना जाता है। सिंह गमन सदपुरुष वचन कदले पले एक बार, और तिरिया तेल और हमीर हट चढ़े न दूसरी बार। ऐसा जो हमीरदेव चौहान है, उस हमीरदेव चौहान रणथंभौर का शासक होता है। और 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, हमीरदेव चौहान को पराजित करता है। अलाउद्दीन खिलजी हमीरदेव के चौहान के नेतृत्व में केसरिया, उनकी पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में जोर होता है, और ये राजस्थान का पहला शाखा कहलाता है 1301 के अंदर। उनकी पुत्री पद्मा जलदाह करती है, जल में समा जाती है, इसलिए उसे जल जोहर की उपमा भी दी जाती है। ये रणथंभौर जो है, यहाँ के चौहान यहाँ खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से हाड़ौती के अंदर देवाहाड़ा, हाड़ौती के अंदर चौहान वंश की स्थापना करता है। हाड़ौती में देवाहाड़ा चौहान बरसिंह नकली दुर्ग के लिए से लड़े वाली बात होती है। यहाँ का जो फौजदार होता है उमेश सिंह के समय जालिम सिंह, जालिम सिंह यहाँ का शासक होता है, और वो झालावाड़ रियासत का जो बैकग्राउंड है वो मजबूत कर लेता है। और इसी समय अपने माधो सिंह होता है, उस माधो सिंह के द्वारा कोटा की अलग स्थापना कर ली जाती है। तो हाड़ौती के अंदर बूंदी वाले भी आते हैं और कोटा वाले भी आते हैं। तो हाड़ौती के जो बूंदी के जो शासक है, इनकी जो छत्रियां हैं वो केसरबाग के अंदर है, केसरबाग बूंदी में, और कोटा के हाड़ा शासकों की छत्रियां क्षारबाग कोटा के अंदर है। और इनकी जो कुलदेवी है उनका नाम है बदाना माता, बदाना माता। तो बदाना माता कोटा तंत्र मंत्र और मूर्छ से ग्रसित लोगों का क्या करती है, इलाज करती है। बाटी राजवंश भटनेर हनुमानगढ़ के अंदर, जैसलमेर के अंदर भूपत बाटी ने 285 ईस्वी के अंदर राजस्थान के अंदर तैमूर लंग ने कहा था कि इस राजस्थान में भटनेर हनुमानगढ़ जो है, भटनेर, इससे मजबूत दुर्ग मैंने कहीं नहीं देखा। उस भटनेर की स्थापना की थी भूपत बाटी ने, भूपत बाटी ने। तो भूपत बाटी ने भटनेर की स्थापना की थी। इसी भूपत बाटी के वंशज मूलराज बाटी और देवराय बाटी ये लोद्रवा और तन्नौट को राजधानी बनाते हैं। फिर जेसल बाटी, जेसल बाटी, तो जेसल बाटी क्या करता है, जैसलमेर की स्थापना करता है। तो जैसलमेर की स्थापना कौन करेगा, जेसल बाटी, और ये अपनी राजधानी किसको बना देता है, जैसलमेर को। तो सबसे पहले जो राजधानी है वो भटनेर बनेगी, फिर लोद्रवा और तन्नौट बनती है, और फिर राजधानी कौन सी बन जाती है, जैसल बाटी 1156 के अंदर इसे राजधानी बना देता है। इनकी जो छत्रियां हैं वो बड़ा बाग जैसलमेर में, बड़ा बाग, और बड़ा बाग कहां पर है, जैसलमेर। जैसलमेर के बाटी शासकों की छत्रियां, और जैसलमेर के जो बाटी शासक है इनकी जो कुल देवी है उसका नाम है स्वांगिया देवी। स्वांगिया देवी को आवड़ माता भी कहते हैं, इन्हें आईनाथ माता भी कहते हैं, और इन्हें सुग्गा देवी के नाम से भी जाना जाता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इस चीज को आप बार बार अध्ययन करेंगे, बार बार देखेंगे तो बहुत ही आपको आसान लगेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे।